हेलो दोस्तों, हेमंत ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं यूपी टेट बाल विकास शिक्षण का तीसरा टेस्ट लेकर आया हूं। जो ये एग्ज़ाम प्रश्न पत्र व्याख्या सहित है। जो यूथ कंपटीशन की जो बुक 2022 और 23 जो थंबनेल में आपको दिख रही है, इमेज में आपको दिख रही है, इस बुक से संबंधित है। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। और इस बुक की विशेषता है कि जो ये पेपर है, क्वेश्चन के साथ इसकी व्याख्या भी दी गई है। और जो 4 ऑप्शन क्वेश्चन से होते हैं उनका भी पूरी व्याख्या जहाँ तक है वहाँ दी गई है। तो दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा 2022 और 23 की जो ये बुक का जो पेपर है, ये यूपी टेट का तीसरा पेपर है। इससे पहले मैं आपको 2 पेपर 23 जनवरी वाला करवा चुका हूँ। तो हो सकता है अगर आप इससे पहले वाले 23 जनवरी 2022 जो कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 2 पेपर में करवा चुका हूँ, अगर आपने वो पेपर नहीं देखे हैं तो उन पेपर को भी व्याख्या सहित मैंने हल करवाए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, तो आप ये भी देख लेना। तो दोस्तों, वीडियो को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो उत्तर है डी, अभिवृत्ति का नियम। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ हम इसकी व्याख्या का भी पूरी पढ़ेंगे और हल करेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का समझ में आ जाए। तो यहाँ दिया है कि डी, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम अभिवृत्ति का नियम नहीं है। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य 3 नियम हैं, जिसमें पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। और थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए 5 गौण नियम भी हैं, जो इस प्रकार: पहला मनोवृत्ति का नियम, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम और 5वां सहचार्य परिवर्तन का नियम है। नेक्स्ट, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है। सही उत्तर है सूझ द्वारा। व्याख्या भी देखेंगे हम इसकी। कोहलर तथा कोफका और वर्दीमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकलने से है। कोहलर ने एक पिंजरे में सुल्तान चिंपैंजी को बंद कर दिया और पिंजरे में 2 छड़ी इस प्रकार रखी कि उन्हें एक दूसरे से फंसा के लंबा बनाया जा सके। पिंजरे के बाहर केले इधर उधर रखे गए। चिंपैंजी ने केलों तक नहीं पहुंच पाया, तो केलों को देखकर चिंपैंजी ने लेने का प्रयास किया, किंतु बिना छड़ी की सहायता से उन्हें प्राप्त करना कठिन था। अचानक चिंपैंजी की दृष्टि छड़ी पर गई और उसने केलों और छड़ी को उठाया। अचानक दोनों छड़ियाँ आपस में एक दूसरे को फंसा लिया और उन्हें लंबा बना लिया, और उस छड़ी की सहायता से केलों को अपनी ओर खींचकर इस प्रकार प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार कोहलर ने चिंपैंजी पे जो प्रयोग किया और इसका निष्कर्ष यह निकाला कि जीवन संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और इसी के आधार पर उनमें सूझ उत्पन्न होती है, और इस सूझ से वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। नेक्स्ट, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जनक, तो सही उत्तर है ग्लॉसर फ्लेड। डी उत्तर होगा वाइगोत्स्की। हाँ, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? सामाजिक निर्माणवाद के जनक, तो सही है
बी वाइगोत्स्की, सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की हैं। वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ज्ञान का अर्जन करना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो यहाँ है उत्तर आपका डी, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। व्याख्या, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य संचयी होना, ए, बी दिशात्मक होना और सी विशिष्ट होना यह विकास की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक भी गाल्टन हैं। फ्रांसीसी गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व विशेषताओं को आनुवंशिकता का अध्ययन किया और उन्होंने अपने इस अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में अपनी पुस्तक में बताया कि व्यक्तित्व आनुवंशिकता होती है। सी, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। बी उत्तर है ज्ञान, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को 3 क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करता है। संज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र मानसिक कौशल, दूसरा भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र का भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि, और तीसरा है साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र जिसमें शारीरिक कौशल आता है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र सीखने की 6 श्रेणियां भी शामिल हैं जो बौद्धिक कौशल के विकास का काम करती हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं यहाँ पे देखेंगे। पहला है ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। अतः संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। 7, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान सी, पुनः प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण में 6 चरण सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें है पाठ योजना पहला, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः योजना, पांचवा पुनः शिक्षण और छठा है पुनः प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक है? तो यहां होगा सही उत्तर आपका बी, विचार प्रवाह। विचार प्रवाह। व्याख्या, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन पर आधारित है। आउट चिंतन का मतलब सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी भी चीज़ के बारे में सूचना होता है। उदाहरण के अनुसार कक्षा 1 में शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यदि तुम्हारे पंख लगे हो तो तुम क्या करोगे? तो इस प्रकार का उत्तर उपयुक्त उत्तर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में बालक इस प्रश्न की कल्पना करेगा और फिर अचानक विचार प्रस्तुत करेगा कि मुझे पंख बहुत पसंद हैं, अगर मेरे पंख होते तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। दूसरा कहेगा कि अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में पक्षियों के साथ उड़ने की रेस लगाता। अतः यहाँ बालक ने अपसारी चिंतन का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दिया। नेक्स्ट, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक बी, आर्सबॉर्न। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक आर्सबॉर्न है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक ने
बालक के सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। इस विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। इस विधि में बालकों को संपूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन संबंधित है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन संबंधित है? तो सही है ए व बी दोनों। तो जैसे कि सी डी मॉर्गन और एच ए मुरे व्याख्या में देखेंगे कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण सी डी मॉर्गन और एच मुरे के द्वारा प्रतिपादित किया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को कथानक परीक्षण भी कहते हैं और यह परीक्षण व्यक्ति को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीकी है जिसके द्वारा व्यक्ति की विशेषताओं की जांच की जाती है। इस प्रशिक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें 10 चित्र महिलाओं के, 10 चित्र पुरुषों के और 10 चित्र दोनों के लिए होते हैं। किसमें? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। और एक कार्ड सादा होता है, अतः अंतिम 10 चित्रों का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? तो उत्तर है ए आयोजन। व्याख्या, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष और विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं। जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पूर्व किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठ के रंग, आकार, रोशनी आदि के ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उद्दीपक अनुक्रिया। नेक्स्ट, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सही उत्तर है थॉर्नडाइक। व्याख्या, उद्दीपक अनुक्रिया का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक प्रतिक्रिया के बंधनों का अध्ययन करने के लिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सीखने के 3 प्रमुख नियम बताए, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क का होता है। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में संबंध होना आवश्यक है। नेक्स्ट, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो सही है डी उपयुक्त सभी, जिसमें व्यक्तिगत कारक, ए बी वातावरण संबंधी कारक और सी सामाजिक कारक। व्याख्या, मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर ऐसे कारकों का अध्ययन किया है जो सामान्य से सभी व्यक्तियों को सीखने को प्रभावित करते हैं और सीखने को प्रभावित करने के कारक के अंदर व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कारक और 5वां है सफलता परिणाम। ये ज्ञान के कारक हैं। अतः उपयुक्त सभी सीखने को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सी गार्डनर ने। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें अनेक योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य के विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं, जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तु के सृजन में और सांस्कृतिक मूल्य, युक्ति और विभिन्न क्षेत्रों के नए ज्ञान को अर्जन करने में सहायता करती है। नेक्स्ट, स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? यहाँ उत्तर होगा आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ए व्याख्या, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 2 तत्व होते हैं, सामान्य तत्व, दूसरा विशिष्ट तत्व। सामान्य तत्व बुद्धि के सामान्य तत्व को सुविधा की दृष्टि से जी फैक्टर भी कहा जाता है। सामान्य तत्व व्यक्ति की समस्त क्रियाओं में निहित होता है तथा सभी में जन्म से पाया जाता है। विशिष्ट तत्व को सुविधा की दृष्टि से एस फैक्टर कहा जाता है। विशिष्ट किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जिसमें बुद्धि एक निपुणता की आवश्यकता पड़ती है, उसमें विशिष्ट तत्व सहायक होता है और यह कारक जन्मजात न होकर अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट,
प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? तो उत्तर है ए किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक के द्वारा किया गया, जिसमें मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दिया गया। किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य थे, जिस विधि में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है और इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जिसमें पता करके सीखने पर बल दिया जाता है। इस विधि में प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी स्पष्ट होता है। प्रोजेक्ट विधि से बालकों में तारक चिंतन, अन्वेषण शक्ति का विकास होता है। किलपैट्रिक के अनुसार योजना या प्रोजेक्ट एक ऐसा सोद्देश्य कार्य है जो सामाजिक वातावरण एवं पूर्ण संलग्नता से संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, तो सही है बी प्रस्तावना प्रश्न। पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न के पूर्व अधिगम से संबंधित है। किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ को प्रस्तावित करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों से लगभग 5 से 6 प्रश्न करता है और जो उसके पूर्व ज्ञान को आंकने के लिए होते हैं। अतः पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न करके पाठ को प्रस्तावित करता है। किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ को प्रस्तावित करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों से 5 से 6 प्रश्न करता है और उसके ज्ञान को आंकने के लिए होते हैं और अतः पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न करके पाठ को प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट, गलत वाक्य को चुने। तो ये जो ए बी सी डी जो वाक्य को पहले तो आपको दोस्तों पढ़ना है और इसमें से जो गलत है उसका चयन करना है। तो सही है, जैसे कि हम ये चारों वाक्य ए पढ़ेंगे, उसके बाद में सही उत्तर पे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ए है कि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। बी छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। सी छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं और डी छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो सीधा ही आपको उत्तर लग रहा है और आपने देखा है कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, तो डी उत्तर सही है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, यह कथन गलत है। मनोविज्ञान के अनुसार सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया अभिव्यक्ति व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता है। छात्र निम्न प्रकार से सीखते हैं, जैसे कि छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल में सीखते हैं और छात्र सबसे अच्छा मुक्त वातावरण में सीखते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृद्धियों का अर्जन है। तो दोस्तों हमने अब तक 18 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन भी आगे नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप वीडियो से संबंधित क्वेश्चनों का कमेंट करें। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो यहाँ उत्तर होगा बी 86वां संविधान में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया, जिस संविधान संशोधन को 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी, जिसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21A से है और यह अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित, तो यहाँ है डी उपयुक्त सभी, जैसे कि पहला मूल्यांकन कार्य, बी उपचारात्मक और सी है निदानात्मक कार्य। व्याख्या, शिक्षण के कार्य पाठ्य विषय वस्तु एवं कार्यों का विश्लेषण करना। दूसरा, छात्रों को सीखने संबंधी समस्या को निराकरण करने के लिए निदानात्मक कार्य करना। तीसरा, छात्रों को सिखाए गए कार्य का मूल्यांकन करना।
और चौथा है छात्रों को उनकी व्यक्तित्व भिन्नताओं के आधार पर समझना और उपचारात्मक कार्य करना। तो उपयुक्त सभी शिक्षण के कार्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो यहाँ होगा उत्तर डी उपयुक्त सभी, जिसमें शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, और सी है केवल लिखने पर बल हो। हम व्याख्या देखेंगे दोस्तों कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा, कि जब शिक्षक एकाधिकारवादी होता है, दूसरा विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, और तीसरा केवल लिखने पर बल दिया जाएगा, और चौथा है केवल रटने की प्रक्रिया पर बल दिया जाएगा। उपयुक्त सभी कारण शिक्षण को कम प्रभावशाली बनाते हैं। अतः शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक अपने विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षक अपने ज्ञान एवं अनुभव से छात्रों के उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तीसरा, शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक स्वतंत्र वातावरण में संपन्न करानी चाहिए, और शिक्षक को अपने कार्य के साथ साथ छात्रों के कार्यों का विश्लेषण करना, और जिसमें शिक्षण प्रभावशाली बन सके। नेक्स्ट, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सही उत्तर होगा बी, चोमस्की। भाषा रूपांतरण सिद्धांत चोमस्की ने दिया। चोमस्की को भाषा विकास का जनक कहा जाता है। चोमस्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती, अर्थात भाषा अर्जन करने में क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित है। भाषा अर्जन करने की यह क्षमता कुछ निश्चित समय तक ही होती है। भाषा रूपांतरण का अर्थ है कि दो व्यक्तियों के बीच भाषिक संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों नहीं है पे विशेष जोर दूंगा कि आप सही करके आप जो नहीं है उसको सही कर देंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ना है आपको एक बार कि शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो बी आंसर है एंटोगोनिस्ट। तो यहाँ है कि शारीरिक व्याख्या, शारीरिक गठन के संबंध में एंटोगोनिस्टिक सही नहीं है। एंटोगोनिस्टिक से तात्पर्य जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है। शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, जिसमें मेसोमॉर्फिक आयताकार, ऐसे व्यक्ति गठीले मजबूत शरीर वाले होते हैं। एंटोमॉर्फिक लंबकाय, ऐसे व्यक्ति दुबले पतले कमजोर शरीर वाले होते हैं। तीसरा एंडोमॉर्फिक गोलकाय, और ऐसे व्यक्ति का शारीरिक गठन गोल मटोल तथा नरम होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ क्वेश्चन को आपको व्याख्या दी गई, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेल्डन ने कितने प्रकार के व्यक्ति बताए। तो यहाँ आपको ध्यान करेंगे 3 प्रकार के, और 3 प्रकार के कौन से हैं तो व्याख्या दी गई है। तो वीडियो को पॉज करके पूरा देखे और समझे। एक क्वेश्चन के दिए है, उसमें 1 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। डी उपयुक्त सभी, आवश्यकता, अंतर्नोदोत, प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा के घटक, आवश्यकता, अंतर्नोदोत, प्रोत्साहन सभी अभिप्रेरणा के घटक हैं। अभिप्रेरणा लक्ष्य आधारित व्यवहार का उत्प्रेरण है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाशील रहती है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और अभिप्रेरणा के लक्ष्य सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक लक्ष्य वे होते हैं जिनमें व्यक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है, जैसे संबंध, भोजन, सफलता आदि। और नकारात्मक पक्ष जिसमें व्यक्ति बचने या भागने की कोशिश करता है, जैसे शर्मनाक स्थिति, अपमान और दंड। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे आपने उत्तर सही होगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड द्वारा मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत
और इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यक्तित्व और व्यक्तित्व विकास के संघर्षों में घटनाओं से निर्धारित होता है। अपने इस सिद्धांत में फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ से की है। जैसे बर्फ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग पानी में और 10% भाग बाहर रहता है। चेतन और अचेतन के बीच अवस्था अर्धचेतन की होती है। फ्रायड ने व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। फ्रायड ने मानव मन की संरचना एवं व्यक्तित्व व्यवहार की क्रियाओं का निरूपण हेतु ईद, अहम, ईगो और परम अहम, सुपर ईगो की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो देखो एक ही क्वेश्चन, जैसे मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन तो सिगमंड फ्रायड ही है, और इसकी क्या व्याख्या है, कितना भाग चेतन मन का, कितना अचेतन मन का, ये पूरी व्याख्या है क्वेश्चन के साथ। तो बिल्कुल आराम से और धीरे से समझ के पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट, अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ उत्तर होगा सी, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। व्याख्या, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तित्व निर्धारित अनुदेशन का सिद्धांत, तीसरा व्यवहार रूपांतरण तकनीक का सिद्धांत। जबकि त्रुटियों के माध्यम से सीखना स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है और यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट, विभिन्न योग्यता एवं रुचियों वाले विद्यार्थी हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? डी, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। व्याख्या, विभिन्न योग्यता और रुचियों वाले विद्यार्थी हेतु सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों में समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विषय एवं उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो है चरित्र का निर्माण। सी, व्याख्या है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण में चरित्र निर्माण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आदि संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, जिसमें अंग्रेजी भाषा में 3H भी कहा गया है। 3H में हेड ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, हार्ट भावनात्मक क्षेत्र और हैंड मनो संचालित ज्ञान का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो डी है प्रत्यावर्ती स्तर। प्रत्यावर्ती स्तर शिक्षण का स्तर नहीं है, जबकि स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर व अवबोध स्तर ये शिक्षण के स्तर हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट अंतिम तीसरा क्वेश्चन है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो बी, एरिक्सन ने। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया। एरिक्सन ने फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक लैंगिक माना है, परंतु उसने फ्रायड के विकास की सूची को सामाजिक आधार दे दिया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया है और विकास की 8 अवस्थाएं बताई, जो हैं शैशव अवस्था, विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वतंत्र बनाम लज्जाशीलता, तीसरा खेल अवस्था, पहल शक्ति बनाम दोषिता, चौथा विद्यालय अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता अवस्था, चौथा किशोर अवस्था, अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, छठा तरुण वयस्क अवस्था, घनिष्ठ बनाम विलंघन, सातवां मध्यक अवस्था, जनात्मक बनाम स्थिरता और 8वां परिपक्व अवस्था अर्थात अहम संपूर्ण बनाम निराशा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे हैं, जो व्याख्या सहित है। और इसके भी आने वाले जो मैंने 2 वीडियो जो पहले मैंने बता चुका हूँ, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो कृपया करके उन वीडियो को देखें, जिससे आपके पूरे ये 3 टॉपिक के वीडियो यूपी टेट के जो पूरे होंगे, और इसके बाद 2 और हैं या जो 1 है,
तो उसका भी मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें और वीडियो से संबंधित कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे आगे भी जो मैंने वीडियो आपको बताए हैं, अगर आप राजस्थान की भर्ती या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं, जो मोस्ट सेलेक्टेड वन लाइनर के रूप में विज्ञान के क्वेश्चन हैं। और RSMB द्वारा जो बुक उजाला की जो है राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी, उसके भी मैं पार्ट 3 या 2 ला चुका हूं। तो कृपया आप उस सभी वीडियो का आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।